हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एटम के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी यहाँ से काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने बोहर साहब की जो थ्योरी है और समरफील्ड साहब की थ्योरी है वो सब पढ़ ली, पर ये जो थ्योरी है वो कम्प्लीटली सही नहीं थी। हालांकि इन थ्योरी की हेल्प से अपना कुछ पिक्चर तो क्लियर हुआ, पर कुछ बातें ये एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई। तो थोड़ा सा बोहर थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद समरफील्ड थ्योरी, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो बोहर साहब ने क्या बोला? बोहर साहब ने बोला कि मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी निकाल के बताया -13.6/n²। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। उसके बाद फिर समरफील्ड साहब आए। समरफील्ड साहब बोले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में तो चक्कर लगाता ही है, साथ में वो इलिप्टिकल पाथ में भी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, पर ये जो दोनों थ्योरी है वो कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई, कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाई, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपना एटॉमिक फिजिक्स के अंदर टास्क क्या रहने वाला है? अपना टास्क सिर्फ इतना है कि अपने पास ये जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, अपने को इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताना है। अगर मैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को कंप्लीट एक्सप्लेन करके बता देता हूं तो वही प्रॉपर्टी किसकी होगी? उस एटम की होगी। मतलब एटम का जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और अपन यही करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं किसका? क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ये दोनों थ्योरी पढ़ने के बाद फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई। क्वांटम मैकेनिक्स आई तो वहां पे अपने को पता चला कि पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई की गई। आज का अपना टास्क यही है कि हम उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसको श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एटम के ऊपर और बात कर लेते हैं। अपने पास मान लिया कि ये एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम ही यहाँ पे मैं कंसीडर करके चलता हूँ। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एटम में अपने पास क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये जो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या है? इनफाइनाइट टाइम हैवी है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ अगर प्रोटॉन का मास 1 है तो इसके अगर मैं 1837 टुकड़े कर दूं तो वो किसका मास होगा? इलेक्ट्रॉन का मास होगा। या फिर ये बोल सकते हैं MP = 1837 ऑफ ME। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो ये जो न्यूक्लियस है इसको तो हम रेस्ट में ट्रीट करेंगे और इलेक्ट्रॉन का मोशन हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो बेसिक बातें हैं इसको हम एक बार लिख लेते हैं और उसके बाद फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो न्यूक्लियस का मोशन है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। In quantum mechanics, Schrodinger equation can be used. In quantum mechanics, Schrodinger equation can be used to describe the motion of a single particle, motion of single particle। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन ओनली सिंगल पार्टिकल का मोशन बता सकती है या फिर अपने पास 2 बॉडी प्रॉब्लम है या 3 बॉडी प्रॉब्लम है या मैनी बॉडी प्रॉब्लम है, उन सब के ऊपर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो इसका जवाब ये है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो ओनली सिंगल पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करके बता सकती है। अगर मेरे पास 2 बॉडी प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास 2 बॉडी
प्रॉब्लम है तो टू बॉडी प्रॉब्लम को अगर श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करना है तो डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते। इस टू बॉडी प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास। उसके बाद मैं उसके ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं थ्री बॉडी प्रॉब्लम की, तो थ्री बॉडी प्रॉब्लम या फिर मैनी बॉडी प्रॉब्लम के ऊपर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करते हैं। अब श्रोडिंगर इक्वेशन का एक तो ये वाला प्रॉब्लम था कि ये ओनली ऑन सिंगल पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करके बता पा रही थी। उसके बाद मैनी बॉडी की बात आई तो ये एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई। और इसका एक लिमिटेशन और है, ये कांस्टेंट मास के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट मास के लिए। अगर पार्टिकल का मास कांस्टेंट है उस केस में तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये ओनली ऑन रिलेटिव स्टिक्स केस के अंदर वैलिड है, सॉरी नॉन रिलेटिव स्टिक्स केस के अंदर ये वैलिड है। अगर बात आई रिलेटिव स्टिक्स मोशन की, मीन्स अगर पार्टिकल लाइट की स्पीड से अप्रोच कर रहा है तो उस केस में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से उस पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते, या उसका जो मोशन है वो एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि जब पार्टिकल लाइट की स्पीड से अप्रोच करता है तो उस पार्टिकल का मास इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आपने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर अंडर द रूट, ये वाला रिलेशन पढ़ा होगा। तो अब क्वेश्चन ये भी है कि अब रिलेटिव स्टिक्स पार्टिकल का मोशन कौन एक्सप्लेन करके बताए, तो उसके लिए फिर लेके आए हम क्लीन जॉर्डन इक्वेशन। क्लीन जॉर्डन इक्वेशन की हेल्प से रिलेटिव स्टिक्स पार्टिकल का मोशन एक्सप्लेन करके बताया गया। पर इस वाली इक्वेशन का भी प्रॉब्लम यही था कि ये जो इक्वेशन है वो सिंगल पार्टिकल के लिए ही वैलिड थी। अगर टू बॉडी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करता हूं तो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन भी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही थी और ना ही मैनी बॉडी को बता पा रही थी। और क्लीन जॉर्डन इक्वेशन का एक प्रॉब्लम और था, अगर किसी पार्टिकल के पास स्पिन है तो स्पिन का कंसेप्ट वो एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही थी। ठीक है, रिलेटिव स्टिक्स मोशन तो बताया उसने पार्टिकल का, पर जहां पे स्पिन की बात आई तो स्पिन के बारे में वो कुछ नहीं बता पा रही थी। उसके बाद एक इक्वेशन और लेके आया जिसका नाम था डिराक इक्वेशन, और डिराक इक्वेशन ने रिलेटिव स्टिक्स पार्टिकल का मोशन एक्सप्लेन करके बताया और साथ में उस पार्टिकल का जो स्पिन है वो भी एक्सप्लेन करके बताया। पर इसका भी अपने पास एक ही प्रॉब्लम था कि ये ओनली ऑन सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड थी। मैनी बॉडी की जहां पे बात आई या टू बॉडी की बात आई वहां पे हम डिराक इक्वेशन भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने फिर एक अलग अप्रोच सोचना स्टार्ट किया कि मैनी बॉडी प्रॉब्लम के लिए हर जगह पे क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो इतना सब होने के बाद जो केजी इक्वेशन है वो भी नहीं बता पाई, जो डिराक इक्वेशन है वो भी नहीं बता पाई। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना फिजिक्स का एक नया ब्रांच डेवलप किया जाए। और फिर जो नया ब्रांच डेवलप किया गया उसका नाम क्या था, क्वांटम फील्ड थ्योरी। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं क्वांटम फील्ड थ्योरी को डेवलप किया गया था। अब क्वांटम फील्ड थ्योरी भी अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ब्रांच है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओनली ऑन सिंगल पार्टिकल का जो बिहेवियर है हम वो श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। जहां पे बात आती है मैनी बॉडी प्रॉब्लम की तो फिर हम ये एक्सप्लेन करके नहीं बता पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, और ये जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ब्रांच है और काफी डिफिकल्ट भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहां तक लिखा, सिंगल पार्टिकल बट एटम हैज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, बट एटम हैज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये भी थी कि एटम के अंदर अपने पास एक तो न्यूक्लियस होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे फिर ये असम्पशन ले गई कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस को मान लिया रेस्ट में। ठीक है, अगर न्यूक्लियस रेस्ट में है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है। अब अपने पास सिंगल पार्टिकल है, अब इस सिंगल पार्टिकल का मोशन अगर इजीली मैं एक्सप्लेन करके बता सकता। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस का मोशन कंसीडर करता तो अपने पास ये टू बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट हो जाता। फिर इस टू बॉडी प्रॉब्लम को हम रिड्यूस मास की हेल्प से सिंगल बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करते और फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इसके ऊपर अप्लाई कर सकता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोल रखा है कि हाउ एवर मास ऑफ प्रोटॉन
हाउ एवर मास ऑफ प्रोटॉन mp इक्वल टू 1887 ऑफ me। जो न्यूक्लियस का मास है वो बहुत जो प्रोटॉन का मास है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। कितना? 1837 टाइम प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो उसके बाद क्या माना गया? सो न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट टाइम heavy, so it can be considered at rest, ठीक है। उसके बाद so it can be considered at rest, so motion of electron can be described by Schrödinger wave equation। ठीक है, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है अपने पास? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर 2m बाय एच बार स्क्वायर या एच कट स्क्वायर e माइनस वी इज द फंक्शन ऑफ r साई इक्वल टू 0। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब अपना अगला जो टास्क है, अपने को पोटेंशियल पता करना है। पोटेंशियल कहाँ से निकालेंगे? हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया अपने पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है? Ze, और ये इलेक्ट्रॉन मान लिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? -e, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया? r। तो यहाँ से पोटेंशियल कितना निकल आएगा? हाइड्रोजन एटम का पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ से ये -kZe² बाय r, ये वाला अपने पास पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को? ये आ जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर e माइनस पोटेंशियल का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो -kZe² बाय r साई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है ये हम ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सोल्व करके इसका जो एनर्जी आइगन वैल्यू है, एंगुलर मोमेंटम है या जो Lz का वैल्यू है वो हम ऑलरेडी यहाँ से इसको सोल्व करके क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर निकाल चुके हैं। एटॉमिक फिजिक्स में अपना ये टास्क नहीं है कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद एक एक स्टेप इसको दिखाएंगे, नहीं, इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, इतना ही छोड़ेंगे। अब इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर फिर भी आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब इसका जो एनर्जी आया, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद अपने पास जो एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी, देन एनर्जी आइगन वैल्यू कितना मिलेगी अपने को? E इक्वल टू ये आ जाएगा -m⁴ बाय 4 पाई ε0 इसका स्क्वायर 2h बार स्क्वायर और साथ में मिलेगा अपने को ये ब्रैकेट में कंप्लीट और z² बाय n स्क्वायर। ये अपने को एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी किसका? इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में लिखता हूं, ये क्या है? एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन। और ये वाला रिजल्ट हमने 12th क्लास में भी निकाला हुआ है। ठीक है, 12th क्लास में जब आप बोहर मॉडल पढ़ते हो तो बोहर मॉडल से भी हम ये वाला रिजल्ट निकालते हैं। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, सब वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो पुट करने के बाद जो एनर्जी आएगी वो कितना आएगी? -13.6 बाय n स्क्वायर।
और ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ बंधा हुआ है, न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक बाउंड स्टेट के अंदर है। ये वाली बात कौन रिप्रेजेंट करके बता रहा है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करके बता रहा है। ठीक है, अब जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो क्या आएगा, ये भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम भी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। उसके बाद जो Lz है उसकी वैल्यू भी हमने ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स में निकाल रखी है, तो डायरेक्ट रिजल्ट अपने को यहाँ पे लिखना है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ये आ जाएगा L² इक्वल टू L इंटू L प्लस 1 h²। ठीक है, उसके बाद अगर मैं Lz की वैल्यू की बात करूं तो Lz की वैल्यू कितना आएगी, Lz इक्वल टू m h², ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। कहाँ से आएंगे, ये भी इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद अपने पास ये सब आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, अगर अपने पास यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 1 है, n की वैल्यू 1 है बोले तो n है अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू अपने पास 1 है तो देन L इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो L की वैल्यू हो वो कितना होंगी, n माइनस 1 होंगी, और जो L है माइनस L टू m और ये प्लस L। ठीक है, ये सब इसकी वैल्यू होंगी। अगर मैं यहाँ पे L की वैल्यू अगर 0 है, n इक्वल टू 1 लिया तो L की वैल्यू L फॉर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू कितना आएगी, 0। अगर L की वैल्यू 0 है तो अपने पास कौन सा ऑर्बिटल आएगा, s ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद अगर n की वैल्यू अपने पास 2 है तो L की वैल्यू कितना मिलेगी, L की वैल्यू मिलेगी अपने को 0 और 1। 0 वैल्यू के लिए क्या मिलेगा, 0 के लिए अपने को s ऑर्बिटल मिलेगा, और 1 वैल्यू के लिए अपने को क्या मिलेगा, p ऑर्बिटल। ठीक है, और ये वाला किसके लिए है, ये वाला है अपने पास 1s के लिए, और ये वाला s किसके लिए है, 2h के लिए, और ये किसके लिए है, 2p के लिए है। ठीक है, अब s जो ऑर्बिटल है अपने पास, s ऑर्बिटल का जो शेप है वो कैसा शेप होगा अपने पास, स्फेरिकल। ठीक है, और जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा अपने पास, डंबल शेप। कैसा शेप होगा, डंबल का स्पेलिंग, डंबल शेप, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, डंबल शेप बोले तो किस टाइप का, आप जिम में जाते हो तो जो डंबल करते हो ना आप, वो वाला शेप। ठीक है, तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा जो S है उसका शेप कैसा है, इस टाइप से स्फेरिकल है, और जो P है उसका शेप कैसा है, डंबल टाइप का शेप है। अगर मैं D की बात करूं तो D अपने पास, अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू मैं 3 लेता हूं तो देन L इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को, 0, 1 और 2। अगर L की वैल्यू मेरे पास 2 है, L इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2 है, तो कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा, D ऑर्बिटल। ठीक है, अब d ऑर्बिटल का शेप कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से d ऑर्बिटल। ठीक है, अब L का वैल्यू कितना है अपने पास, 0 है, तो L का वैल्यू n इक्वल टू 1 की बात करता हूं, L का वैल्यू कितना है अपने पास, 0 है, तो s ऑर्बिटल अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का होगा। उसके बाद यहाँ पे L का वैल्यू जब 1 है, L का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 वैल्यू भी आएगा, n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 0 और 1 मिलेगा। ठीक है, अब ms की वैल्यू कितना होगी अपने पास, ms की वैल्यू होगी -L से लेके +L तक। ठीक है, मतलब L इक्वल टू 1 पे अपने पास कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। ठीक है, और p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में -L टू L करूंगा तो p ऑर्बिटल अपने पास 3 टाइप का आएगा, px, py और pz। ठीक है, और सिमिलर L की वैल्यू अपने पास कितना है, 2 है, किसके लिए, d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल आएगा। अब -2 से +2 तक करूंगा तो इसके कितने टाइप हो जाएंगे, d ऑर्बिटल के अपने पास 5 टाइप आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपने पास
बोहर साहब ने और समरफील्ड साहब ने जो बात कही थी, बोहर साहब तो ये कह रहे थे कि मान लिया मेरे पास ये वाला न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन इसी टाइप से चक्कर लगाएगा सर्कुलर पाथ में। मतलब बोहर साहब का कहना ये था कि एटम अपने पास 2 डायमेंशन है, क्योंकि सर्कुलर पाथ तो 2 डायमेंशन होता है। बोहर साहब तो ऐसे ही कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों 2 डायमेंशन में चक्कर लगाएगा। उसके बाद फिर समरफील्ड साहब आए। समरफील्ड साहब क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में तो चक्कर लगाएगा ही लगाएगा, साथ में इलेप्टिकल पाथ में भी चक्कर लगाएगा। पर यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का एस ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकल ऑर्बिटल है। उसके बाद पी का शेप निकाला, वो डंबल टाइप है। मतलब कहीं ना कहीं बोहर साहब की और समरफील्ड साहब की बात यहाँ पे क्या होती है, गलत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशन के अंदर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ऑर्बिटल वाली बात है और जो क्वांटम नंबर वाली बात है वो तो यहाँ पे कर ली। उसके बाद जो थर्ड पोस्टुलेट है बोहर साहब का, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड पोस्टुलेट था, मान लिया मेरे पास 2 एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, एक एनर्जी लेवल्स ये है, दूसरा एनर्जी लेवल्स ये है मेरे पास। ठीक है, इस एनर्जी लेवल की एनर्जी मैंने बोल दिया E1, इसका बोल दिया एनर्जी E2। ठीक है, और इसके लिए N1 है और इसके लिए क्या है, N2 है। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है अपने पास, E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है लोअर लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं उसको एनर्जी दे दूं तो वो हायर लेवल पे चला जाएगा, और हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करके छोड़ के वापस लोअर लेवल पे चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन भी शो कर सकता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एमिशन भी शो कर सकता है। ठीक है, तो आप एक बार इसको जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद इसका एक ये जो थर्ड पोस्टुलेट है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। उसके बाद आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं इन सब बातों को। ठीक है, उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट क्या थी अपने पास, थर्ड पोस्टुलेट है E2 माइनस E1 इक्वल टू, हमने यहाँ पे H न्यू लिख दिया। ठीक है, अब एनर्जी तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, ये वाली वैल्यू उठा के मैं कहाँ पे पुट करूंगा, E2 वाले में पुट करूंगा और E1 वाले के अंदर ये वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, और इसमें जो चेंज आएगा, चेंज सिर्फ इतना ही आएगा, ये जो कंप्लीट है, बाकी की तो पूरी टर्म, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये तो एज इट इज रहेगी। E2 में क्या है अपने पास, N2 है, और E1 में कितना है, N1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ, माइनस E2 का वैल्यू कितना है अपने पास, m e की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, और 2 आगे ये h बार स्क्वायर, और साथ में क्या है, z स्क्वायर। ठीक है, और z स्क्वायर और नीचे है अपने पास n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा N2 का स्क्वायर, माइनस E1 के लिए वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, N2 आया है, E1 के लिए क्या जाएगा, N1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2 एनर्जी लेवल्स हैं, इसका एनर्जी E1 के कोरस्पोंडिंग जो N1 है, और E2 के कोरस्पोंडिंग क्या है अपने पास, N2 है। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस, यहाँ पे पुट करता हूँ माइनस करके, m e की पावर 4 z स्क्वायर, 2 बाहर निकल है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर और h बार स्क्वायर, और 1 बाय n1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट पैरामीटर और ये वाला कंप्लीट पैरामीटर क्या है, कॉमन है, तो बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर कितना मिलेगा अपने को, ये मिलेगा m e की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, h बार स्क्वायर, और ऊपर मिलेगा z स्क्वायर। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये माइनस है, माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये जो n1 है वो प्लस का हो जाएगा, 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। ये वाली अपने पास एनर्जी आ जाएगी, इक्वल टू क्या चल रहा है अपने पास, h न्यू की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, c बाय लैम्डा। ठीक है, hc को उठा के मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो क्या जाएगा, ये आएगा 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव है। ठीक है,
तो मैं सीधा डायरेक्टली इसको करता हूँ न्यू बार एच को इधर लेके आता हूँ m⁴ z स्क्वायर और 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, एक h इधर आएगा तो कितना हो जाएगा h³ साथ में c और ये आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये वाली टर्म अपने को मिल जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ वेव ना 1/λ इक्वल टू न्यू और ये क्या है वेव नंबर, ठीक है, ये यहाँ का है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे इस z को छोड़ देता हूँ और कंप्लीट जो टर्म है इस कंप्लीट टर्म को मैंने क्या पुट कर दिया, r पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा r, अभी बताता हूँ क्या है, r है यहाँ पे राइडबर्ग कांस्टेंट, ये मैंने लिखा r इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट वर्ड इसलिए आया है क्योंकि जो न्यूक्लियस का मास है वो न्यूक्लियस का मास हमने इनफाइनाइट टाइम हैवी माना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लेके आया हूँ, इनफाइनाइट लेके आया हूँ, ठीक है। बाकी की जो टर्म है ये z स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एक बार इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, और ये वाला हमने बता ही दिया r क्या है, राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। एक बार इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद ग्रोथ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे भी कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये वाला आई होप आपने उतार लिया होगा। उसके बाद आता है अपने पास ग्रोथ स्ट्रक्चर, ग्रोथ स्ट्रक्चर। अब ग्रोथ स्ट्रक्चर, ग्रोथ का मतलब क्या है, यहाँ पे मोटा मोटा का मतलब क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। मान लिया मेरे पास ये एक एटम है, एटम के अंदर ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी आज के टाइम तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास दो मोशन होते हैं, एक तो ऑर्बिटल मोशन और सेकेंड वन क्या, स्पिन मोशन, स्पिन मोशन, ठीक है। उसके बाद अपने को यह भी पता है कि न्यूक्लियस का भी मोशन होता है, न्यूक्लियर मोशन या न्यूक्लियर स्पिन। पर उस टाइम अपने को ये बात नहीं पता थी, हम ओनली इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन कंसीडर करके हमने ये जो एनर्जी है वो सब यहाँ पे निकाली है। अगर मैं ऑर्बिटल मोशन को जब स्टडी करता हूँ, ओनली ऑर्बिटल मोशन को स्टडी करता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ऑर्बिटल मोशन के साथ अगर मैं स्पिन मोशन भी ले लूँ इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों को मिला, अगर दोनों को एक साथ स्टडी करता हूँ, उसके बाद अपने पास जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम बोलेंगे फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं अब इन तीनों को कंबाइन कर दूं, ऑर्बिटल मोशन भी स्टडी कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन का, स्पिन मोशन भी स्टडी कर रहा हूं, साथ में न्यूक्लियस स्पिन भी अगर कंसीडर करके चल रहा हूं, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सा यहाँ पे काम की थी, हम ओनली डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर करके, हम यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे अपने पास वही आएंगे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ठीक है। तो ये वाली बात नोट करने वाली थी, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर ओनली ऑर्बिटल मोशन है और ओनली ऑर्बिटल मोशन को लेके चल रहे हैं तो अपने पास आएगा ग्रोथ स्ट्रक्चर, ग्रोथ का मतलब मोटा मोटी, ठीक है। अगर मैं ऑर्बिटल मोशन के साथ स्पिन मोशन भी लेके चल रहा हूं तो उसके बाद आएगा अपने पास फाइन स्ट्रक्चर। अगर मैं तीनों को लेके चल रहा हूं, मैं न्यूक्लियस का स्पिन भी कंसीडर करके चल रहा हूं, तो फिर आएगा अपने पास हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, और एक ये हमने बोल दिया n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब अगर इन ऊपर वाली सेल से, ऊपर वाली जितनी भी सेल है, इन सब सेल से ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट लेवल में, यहाँ से सेकंड से फर्स्ट में आया, फोर्थ से फर्स्ट में आया, फिफ्थ से आया,
6 से आया, 7 से आया, इन सबको हमने नाम दिया लाइमन, इन सबको हमने नाम दिया लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। ठीक है, और लाइमन सीरीज किस रीजन के अंदर लाई करती है? ये होती है अपने पास यूवी रीजन के अंदर। एक बार एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ टीचर्स के इंटरव्यू थे, कुछ प्रोफेसर के इंटरव्यू थे, वहां पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लाइमन सीरीज किस रीजन के अंदर लाई करती है। और काफी जगह पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज के अंदर। अगर सेकंड लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, सेकंड लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। हायर सेल से किसी में भी किसी से भी किस में आ रहा है, n=2 में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज किस में लाई करती है? विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन। एक छोटा सा पॉइंट और है यहाँ पे, और वो छोटा सा पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट लाइन है n=2 से 1 पे आया, इसको हमने बोला k अल्फा, इसको हमने बोला k बीटा, इसको हमने बोला k गामा, इसको हमने बोला k डेल्टा। इस टाइप से हम इनको बोल सकते हैं नाम। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें l अल्फा, l बीटा, l गामा हो जाएगा। थर्ड के लिए क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे आया थर्ड पे, इसको हम नाम दे देंगे लाइमन बाल्मर, इसको इसका नाम है पास्चन, पास्चन सीरीज। ठीक है, ये किसके अंदर लाई करेगी? इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये वाली सीरीज लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर n=4 पे ट्रांजिशन होती है हायर सेल से, तो n=4 वाली को क्या बोल देंगे? ब्रैकेट, ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, और ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही लाई करती है। अब अगर n=5 के अंदर ट्रांजिशन हो रही है ऊपर वाले लेवल से, ये वाले लेवल से, तो इसको हम बोलेंगे फंड सीरीज। p यहाँ पे साइलेंट है तो क्या बोलेंगे? फंड सीरीज। और ये भी IR में होती है। उसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन अपने को मिलेगी। ये नहीं है कि अपने पास 5 ही टाइप की लाइन मिलेंगी। 5 ही लाइन हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने पास कितने का है? 5 सीरीज का है, बाकी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने पास नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद जो 6 लाइन है, अब अगर n=6 में ट्रांजिशन हो रही है ऊपर वाली सेल से, ऊपर वाली सेल से ये एक सेल और मान लिया इससे 6 में आया, इससे भी 6 में आया, इसको हम नाम दे देंगे हम्प्री। इसको क्या बोलेंगे? हम्प्री। ठीक है, तो ये अपने पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट था किसका? एटम का। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अंदर एक फाइनाइट मास करेक्शन भी रहती है। फाइनाइट मास करेक्शन का मतलब क्या है? अब तक हमने न्यूक्लियस जो है वो इनफाइनाइट टाइम हैवी कंसीडर किया था। ठीक है, पर इनफाइनाइट तो नहीं है क्योंकि 1837 टाइम ही ज्यादा है। 1837 टाइम को हम इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे एक जो फाइनाइट मास करेक्शन है वो भी हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, और ये सब हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगर इसके अंदर कोई भी बात समझ ना आई हो तो भी कमेंट करके बताना, और समझ आई हो तो भी कमेंट करके बताना। ठीक है, धन्यवाद।